जासूसी की दुनिया में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हकीकत और कहानियों के बीच का फर्क ही मिटा देते हैं। अजित डोभाल एक ऐसा ही नाम है। एक ऐसा किरदार जिनके कारनामे सुनकर लगता है कि ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है। तो चलिए आज भारत के इसी सुपर स्पाई की कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक अकेले शख्स ने हमारे देश की सुरक्षा की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ जेम्स बॉन्ड जो एक्शन से भरपूर एक फील्ड एजेंट है, और दूसरी तरफ हेनरी किसिंजर जो दिमागी खेल और रणनीति का बादशाह है। ये एक लाइन अजीत डोभाल की पूरी शख्सियत को बयां कर देती है। एक ऐसा इंसान जो दुश्मन की जमीन पर घुसकर भी काम कर सकता है और डिप्लोमेसी की टेबल पर भी बाजी जीत सकता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आखिर ये सफर शुरू कहां से हुआ? कैसे एक पुलिस अधिकारी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा चेहरा बन गया? कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से। 1968 में डोभाल केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी बने, लेकिन उनकी असली काबिलियत की पहली झलक तब दिखी जब 1972 में उन्होंने थलासेरी के दंगों को बड़ी कामयाबी से कंट्रोल किया। बस इसी काबिलियत ने उन पर देश की नज़रों को टिका दिया और उन्हें सीधे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में ले आया गया। आईबी में आते ही उन्हें सीधे सबसे मुश्किल मिशन में से एक पर भेज दिया गया, भारत का पूर्वोत्तर, वो इलाका जो उस समय उग्रवाद की आग में बुरी तरह से जल रहा था। यहीं पर डोभाल की बातचीत करने की और दुश्मन के बीच घुसपैठ करने की असाधारण क्षमता का पहला और शायद सबसे बड़ा इम्तिहान होना था। और उनकी काबिलियत का सबूत चाहिए तो वो सीधा उनके दुश्मन के शब्दों में सुनिए। ये बयान किसी और का नहीं बल्कि मिजो नेशनल फ्रंट के नेता लाल डेंगा का है। डोभाल ने उनके संगठन में ऐसी घुसपैठ की कि उनके 7 में से 6 टॉप कमांडरों को भारत के पक्ष में कर लिया। सोचिए, रातों रात लाल डेंगा की पूरी ताकत खत्म हो गई। उनके पास शांति समझौते पर साइन करने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा। ये अंदर से किसी विद्रोह को तोड़ने का एक क्लासिक केस था। इसके बाद आया सिक्किम का मिशन। उस वक्त सिक्किम के राजा की अमेरिकी मूल की पत्नी पर विदेशी एजेंट होने का शक था, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। डोभाल वहां गए, उन्होंने जनता की नब्ज को पकड़ा, राजशाही के खिलाफ चल रहे लोकतांत्रिक आंदोलन को चुपचाप सपोर्ट किया और नतीजा एक जनमत संग्रह हुआ जिसमें 97% लोगों ने भारत के साथ आने के लिए वोट दिया। अब हम डोभाल के करियर के उस हिस्से में चल रहे हैं जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। ये वो दौर है जब उन्होंने एक डीप कवर ऑपरेटिव के तौर पे काम किया। याद कीजिए 80 के दशक का वो दौर। पंजाब उग्रवाद की आग में जल रहा था और खालिस्तानी उग्रवादियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को अपना किला बना लिया था। ये भारत के इतिहास का एक बहुत ही नाजुक और तनाव भरा पल था जब देश की एकता दांव पर लगी हुई थी। और इसी मुश्किल हालात में अजीत डोभाल ने एक रिक्शा चालक का भेष बनाया और एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट बनकर स्वर्ण मंदिर के अंदर पहुंच गए। उन्होंने उग्रवादियों का भरोसा जीता और अंदर उनके हथियारों, उनके ठिकानों की एक-एक जानकारी बाहर भेज दी। इसी खुफिया जानकारी के दम पर ऑपरेशन ब्लैक थंडर को अंजाम दिया गया, जिसमें बहुत कम नुकसान के साथ मंदिर को आज़ाद करा लिया गया। इस बेमिसाल बहादुरी के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये वो सम्मान है जो उनसे पहले सिर्फ सेना के जवानों को ही दिया जाता था। अब एक और बड़ा सवाल, एक ऐसा सवाल जिसके जवाब में जासूसी की एक और हैरान कर देने वाली कहानी छुपी है। और जाहिर है इस कहानी के हीरो भी अजित डोभाल ही थे। ये कहानी आज भी इंटेलिजेंस की दुनिया में सुनाई जाती है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में अपने मिशन के दौरान डोभाल ने एक नाई की दुकान के बाहर से वहां आने वाले परमाणु वैज्ञानिकों के कटे हुए बालों के सैंपल इकट्ठा किए। जब इन बालों को जांच के लिए भारत भेजा गया तो उनमें यूरेनियम के कण मिले। ये पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का एक ठोस सबूत था, जिसे एक बेहद चालाक और खतरनाक तरीके से हासिल किया गया था। तो ये तो थी उनकी फील्ड एजेंट वाली जिंदगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिटायरमेंट के बाद 2014 में अजीत डोभाल की वापसी हुई, इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए के रूप में। और बस यहीं से भारत की सुरक्षा नीति में एक बहुत बड़े बदलाव का दौर शुरू हुआ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डोभाल सिद्धांत आखिर है क्या। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये भारत की सुरक्षा नीति का गेयर बदलना है। पहले हम हमलों के बाद सिर्फ रिएक्ट करते थे। इस सिद्धांत का मतलब है कि अब हम खतरों को वहीं खत्म करेंगे जहां से वो पैदा हो रहे हैं। मतलब अब इंतजार नहीं, सीधा प्रहार। फर्क समझने के लिए ऐसे देखिए, पहले की नीति थी रणनीतिक विवेक। मतलब कोई हमला होता था तो हम कूटनीतिक रास्तों से जवाब देते थे, धैर्य रखते थे। लेकिन डोभाल सिद्धांत है रक्षात्मक आक्रामकता।
मतलब अब हम अपनी मर्जी के समय और अपनी मर्जी की जगह पर जवाब देंगे। और इस नई आक्रामक सोच का पहला असली टेस्ट हुआ 2016 में उरी में हुए आतंकी हमले के बाद। ये वो पल था जब दुनिया ने देखा कि भारत वाकई बदल चुका है। उरी हमले के कुछ ही दिनों बाद भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक्स की। इन स्ट्राइक्स में करीब 35 से 40 आतंकवादियों को मार गिराया गया। ये डोभाल सिद्धांत का जमीन पर पहला बड़ा और ठोस नतीजा था, जिसने दुनिया को एक नए भारत का संदेश दिया। और एनएसए के तौर पर उनका कार्यकाल ऐसे ही बड़े और कड़े फैसलों से भरा रहा है। चाहे वो 2014 में इराक से 46 नर्सों को आईसिस के चंगुल से छुड़ाना हो, 2017 में डोकलाम में चीन के साथ बिना गोली चलाए मामला सुलझाना हो, या फिर 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक की प्लानिंग हो, हर बड़े ऑपरेशन पर उनकी आक्रामक और निर्णायक सोच की छाप साफ दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर अजीत डोभाल की विरासत क्या है? उनकी विरासत है भारत की रणनीतिक सोच को शायद हमेशा के लिए बदल देना। इसे समझने के लिए खुद डोभाल के इन शब्दों से बेहतर कुछ नहीं। 2015 में उन्होंने कहा था कि भारत अपनी ताकत से कम मारता है, हमें अपना वजन बढ़ाकर उसी हिसाब से प्रहार करना सीखना होगा। ये एक लाइन उनकी पूरी फिलॉसफी को बता देती है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। क्या ये आक्रामक नीति आज के दौर में एक नए भारत के लिए जरूरी है, या फिर इससे इस क्षेत्र में कभी ना खत्म होने वाले तनाव का खतरा बढ़ सकता है? खैर, इसका जवाब तो भविष्य ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, अजीत डोभाल ने भारत की सुरक्षा की किताब को हमेशा के लिए बदल दिया है।